चलिए नमस्कार साथियों। और आज आप सभी को बीपीएससी टीआरई 3.0 के 6 to 8 के लैंग्वेज पेपर का एंड जीके का जो 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर है और 30 नंबर का जो जीके का जो क्वेश्चन है उसके बारे में आज आपके बीच मैं क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग सुनिएगा। तो चलिए, मत्सर शब्द का तद्भव रूप मच्छर है। मत्सर शब्द का तद्भव रूप मच्छर है। मछली तद्भव शब्द का तत्सम रूप मत्स्य है। मछली तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप मत्स्य है। मीत तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप मित्र है। मीत तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप मित्र है। मक्खी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप मक्षिका है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में विकृत या परिवर्तन रूप में आया है उसे तद्भव कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में आया है उसको हम तद्भव कहते हैं। चलिए, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रादेशिक, तो इक प्रत्यय होगा। इक प्रत्यय से बने हुए शब्द बहुत सारे हैं, जैसे साप्ताहिक हो गया, साहित्यिक हो गया, राजनीतिक हो गया इत्यादि। प्रत्यय किसको बोलते हैं? प्रत्यय किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़ करके बनता है या बाद में जुड़ करके जिस यौगिक शब्द की रचना करता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग किसको बोलते हैं? जो शब्द के पहले में जुड़ता है। प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसको बोलते हैं? शोभा कारक पदार्थ, शोभा कारक शब्द हो जो शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। अलंकार को दो भागों में विभाजित किया गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। जब किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तब वहां पर किस अलंकार का प्रयोग होगा? अतिशयोक्ति अलंकार का होगा। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से रीति का बोध होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से रीति का बोध होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 7 उपभेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 7 उपभेद हैं। कारक बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक और प्रश्नवाचक। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है तब उसे समासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहा जाता है, समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। इस प्रकार के समस्त पद में अवयव के अर्थ की ही प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए यथाविधि, यथाकर्मक, प्रत्येक, प्रतिदिन इत्यादि। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है।
करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जा सके उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं है। वे वर्ण जिनकी उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना आवश्यकता से होता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 गो स्वर्ण है। पहले 14 गो स्वर्ण माना जाता था। ह तथा स जो है वह उष्म व्यंजन है। ह तथा स जो है वह उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है। कौन कौन? तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। स्पर्श व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4 और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। खुशबू शब्द उर्दू के उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। फारसी शब्द खुश उपसर्ग से बने शब्दों का उदाहरण है, जैसे खुशनसीब, खुशहाल, खुशकमल, खुशामद, खुशखत, खुशखबरी, खुशदिल, खुश आवाज। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। अभिषेक का संधि विच्छेद अभि प्लस सेक, अभि जोड़ सेक। अभिषेक शब्द में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके संयोग से जो विकास उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं कक्षा में 10वीं जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। ऐसा विशेषण जो शब्द या किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4 इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ, अनेक, बहुत सारे इत्यादि। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नाक दबाने से मुख खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुख होना। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुख होना। खेत हाथ करना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में जीत हासिल करना। कलम का धनी मुहावरे का अर्थ है अच्छा लेखक। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है भटकते फिरना। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है भटकते फिरना। जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अपठित। जो पढ़ने योग्य नहीं हो उसके लिए कहते हैं अपठनीय। जो कार्य करना कठिन हो उसके लिए हम लोग कहते हैं दुष्कर। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 5 उपभेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 5 उपभेद हैं। पर्याप्ति बोधक जैसे बस, केवल, काफी, चाहे, इस तरह से। तुलनात्मक बोधक जैसे में और, अधिक, कम, कितना। क्रम बोधक जैसे क्रम से, यथाक्रम, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल। अधिवाक्य बोधक जैसे खूब, बिल्कुल, भारी, बहुत, अत्यंत। न्यूनता बोधक जैसे जरा, थोड़ा, कुछ, लगभग, प्रायः, अनुमानतः। विकल्पों में से रचना शब्द स्त्रीलिंग है। लिंग शब्द का संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संस्कृत में लिंग के 3 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। कुछ शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किया जाता है जो जिसमें शामिल जैसे मित्र, शत्रु, देश, प्रधानमंत्री, आत्मा, पानी, कपड़ा आदि। भ्रमर शब्द का तद्भव भौरा है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 भेद है। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज,
विदेशज। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं और तत्सम शब्द के रूप परिवर्तन से बना शब्द तद्भव कहलाता है। जिस शब्द की उत्पत्ति पर कोई निश्चित स्रोत नहीं हो उसे देशज शब्द कहते हैं और जिस शब्द की उत्पत्ति देश में न होकर किसी अन्य देश में हुआ हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, इस पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद के साहित्य में पात्र का ही योगदान सर्वोत्तम होता है। प्रेमचंद अपने नैतिक, राष्ट्रीय और भावुक व्यक्तित्व को अनेक कल्पित नर नारियों के चरित्र में बांटकर अपने साहित्य जगत में छा गए थे। आलोचकों द्वारा प्रेमचंद के आचरण की शक्ति अनचिन्ही रह गई है। प्रेमचंद कथा के पात्रों में व्यक्ति एवं आचरण में छाप होती है। प्रेमचंद नीति के कलाकार हैं क्योंकि वे जीवन शिल्पी हैं। प्रेमचंद नीति के कलाकार हैं क्योंकि वो जीवन शिल्पी हैं। अब हम लोग जीके की तरफ आते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर या कहीं कहीं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर दिया रहता है या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 26 दिसंबर 2004 के सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट को भारी क्षति उठाना पड़ा था। 26 दिसंबर 2004 के सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट को भारी क्षति उठाना पड़ा था। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति लगभग 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत एवं सतपुरा पर्वत के बीच में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर के खंभात के खाड़ी में गिरती है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में है। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर एवं पेरियार झील मानव निर्मित झीलें हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी है। पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित प्राकृतिक लैगून है। चिल्का झील ओडिशा तट पर स्थित या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है। यह भी लैगून झील है। दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में है। दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है जो कर्नाटक सीमा के निकट है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात एवं
कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है। वायुमंडल में लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफ़ी तेज गति से चलने वायु प्रवाह प्रणाली को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। भारतीय मानसून को भी प्रभावित करने वाला जेट स्ट्रीम एक कारक है। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति का एक कारक है। भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है। देश के लगभग 40% भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा की उपस्थिति सामान्य रूप से है। जलोढ़ के बाद अधिक भू क्षेत्र पर उपस्थित लाल मृदा एवं काली मृदा की है। कोयना बहुउद्देशीय परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी के एक छोटे भाग की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। पश्चिम चंपारण जिला के उत्तरी भाग में शिवालिक श्रेणी की उपस्थिति 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग या खंड है सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून तथा हरहा घाटी। पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिक कि उत्तरी भाग को सोमेश्वर श्रेणी तथा दक्षिणी भाग को रामनगर दून कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच की घाटी को हरहा घाटी या दून घाटी कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर फोर्ट है जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। पबना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। पबना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। पबना विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था। यह किसान विद्रोह तत्कालीन बंगाल के यूसुफशाही परगना के पबना क्षेत्र में हुआ था। यह पबना क्षेत्र वर्तमान में बांग्लादेश के सिराजगंज जिला में स्थित है। इस विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय थे। इस विद्रोह के लोगों का एक प्रमुख नारा था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम अर्थात आरंभिक नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मौरवी रियासत के टंकारा स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अप्रैल 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संगठन स्थापित किया। दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य वेदों की मूल शिक्षा को पुनः स्थापित करना था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा था। वेदों की ओर लौटो। अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर जो राजस्थान में है हो गई थी। अजमेर में कब हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती की मूर्ति? 1883 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात के मौरवी रियासत के टंकारा में। 1781 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया गया था। 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा का स्थापना फारसी एवं अरबी के अध्ययन के लिए किया गया था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना फारसी एवं अरबी के अध्ययन के लिए किया गया था। वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी जोनाथन डंकन ने किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया। भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच वर्ष 1854 ईस्वी का है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रसिद्ध सदस्य थे। चार्ल्स वुड ब्रिटिश शासन में चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी रहे हैं। चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा पद्धति के लिए एक योजना 1854 ईस्वी में तैयार किया।
1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच में भारत में शिक्षा से संबंधित अनेक निर्देश एवं सुझाव दिए गए थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच की 3 मुख्य बातें जो शिक्षा के माध्यम से संबंधित थी। पहला, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम वार्नाकुलर भाषा हो, उच्च विद्यालय में शिक्षा का माध्यम एंग्लो वार्नाकुलर हो, महाविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। भारत में पहली बार समाचार पत्र निकालने का श्रेय आयरिश जेम्स ऑगस्टस हिकी के नाम है। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र अथवा कलकत्ता सेंट्रल एडवर्टीवर प्रकाशित किया गया। कुछ समय के बाद ही समाचार पत्र को सरकार द्वारा बंद करा दिया गया, क्योंकि इस पत्र ने गवर्नर जनरल, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य अधिकारियों का निष्पक्ष आलोचना किया गया था। जेम्स ऑगस्टस हिकी के पत्र को सामान्य रूप से बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। 1905 ईस्वी में श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 18 फरवरी 1905 को की गई थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस भी स्थापित किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी के द्वारा लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम पत्रिका निकाला जाता था। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने विदेश आने वाले योग्यता प्राप्त भारतीयों के लिए 1000 रुपये की 6 फेलोशिप भी आरंभ किया था। शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया। वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा आदि क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य रहे थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हुए। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में उदारवादी दल लिबरल पार्टी की ओर से फिनसबरी सेंट्रल क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बोमेश चंद्र बनर्जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। 1884 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में उपस्थित शामिल हो गए थे। 20 वर्षों तक गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्कन शिक्षा सभा में भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के दायित्वों का निर्वहन किया। महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दर्शन के पोषक थे। वे समभाव एवं न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। गोखले जी को पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना मात्र से नहीं हो सकता। गोपाल कृष्ण गोखले के दर्शन एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर ही गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गोखले जी ने गांधी जी को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा एवं केसरी नाम से 2 समाचार पत्र प्रकाशित कराए गए थे। मराठा समाचार पत्र की भाषा अंग्रेजी थी और केसरी समाचार पत्र की भाषा मराठी थी। मराठा, महाराता और केसरी प्रकाशन 1881 ईस्वी में शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बॉम्बे में हो गई। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम पंथ के युग के प्रथम चरण के प्रथम व्यक्ति के नेता थे। अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजी शासन के लिए खतरा के रूप में देखा था। प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार एवं लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, भारत में असंतोष का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा वर्ष 1897, 1908 और 1916 में दायर किए गए थे। भारतीय संविधान में भाग 9 के ख, 9 के बी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंतः स्थापित हुआ है।
भारतीय संविधान के भाग 9 का शीर्षक सहकारी समितियां है। संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित उपबंधों का अनुच्छेद विस्तार अनुच्छेद 243 के जेड और एच से 243 के जी टी तक है। भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में उपयुक्त में से कोई नहीं पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया गया है। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में 1966 से 1969 ईस्वी के काल को पहली योजना अवकाश प्लान हॉलिडे के रूप में जाना जाता है। भारत तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी, अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ होनी चाहिए थी। तृतीय योजना की असफलता के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष बाद शुरू की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1969 को हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1969 को हुई थी।